मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज जिन टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा उन टॉपिक्स में एक तो पाकिस्तान में करप्शन, उसके बाद कोविड के हालात, अमेरिका के सियासी हालात और पाकिस्तान के सियासी हालात, इन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के करप्शन के बारे में बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान, आप कोविड से बच जाएंगे, आप करप्शन से नहीं बच पाएंगे। और एक मिसाल भी देना चाहूँगा यहाँ पे, हमारे खान साहब हमेशा इंडोनेशिया से जाके पूछते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह चेंज किया जाए, चाइना से सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ आए देखें कि इंडोनेशिया और चाइना करप्शन के बारे में क्या करता है। अगले दिन मैंने खबर पढ़ी है कि इंडोनेशिया में एक मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, जो कि कोविड के ठेके देने और सप्लाईज के ठेके देने में करप्शन में इन्वॉल्व थे और उन्होंने $1.2 मिलियन की करप्शन की और उन्हें पकड़ लिया गया है। उन्होंने रिजाइन भी दे दिया है। $1.2 मिलियन 19 करोड़ रुपया बनते हैं। पाकिस्तान में हमारे सियासतदान और आपके सरकारी अफसर 19 करोड़ रुपया अपनी गाड़ियों की डिग्गियों में लेके घूम रहे होते हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। खान साहब उन्होंने $1.2 मिलियन की करप्शन पे पकड़ दिया और चाइना, जिसको आप रोल मॉडल समझते हैं, वो करप्शन का हल निकालते हैं गोली मारकर। आपके पास एक वाहिद मैंडेट था करप्शन का, अकाउंटेबिलिटी। आपने बार बार कहा कि मैं बाहर से जरदारी साहब के और सब सियासतदानों के पैसे लेकर आएंगे वापस और पाकिस्तान बनाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान, जो कि इंडिया के मुकाबले में बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन स्विस बैंकों में आप लोगों के करप्शन के ज़्यादा पैसे हैं इंडियंस के निस्बत, और आपकी कोई भी गवर्नमेंट उसके बारे में संजीता नहीं रही कि वो करप्शन के पैसे लेकर आए। खान साहब ने कई दफ़ा अपनी तकारीर में बताया कि जरदारी साहब के इतने करोड़ डॉलर पड़े हैं, नवाज शरीफ के इतने करोड़ पड़े हैं, लेकिन वापस ना आप ला सके हैं, ना आप ला सकने की सलाहियत रखते हैं। अब प्लीज़ आप कौम को मज़ीद बेवकूफ़ ना बनाएं। खान साहब, आप ईमानदार होंगे, लेकिन आपके आसपास सारे सियासी यतीम इकट्ठे हैं और सिर्फ करप्शन उनका एक माटो है, टारगेट है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट बेस पे डिसीजन ले रहा है। इन्हीं की वजह से आपको कश्मीर की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान किन वजूहात की वजह पे अपने डिसीजन लेता है? पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट की बेस पे डिसीजन लेता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इसी वजह से ना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, ना फॉरेन मिनिस्टर है। OIC में कश्मीर को डिस्कस नहीं किया गया। पाकिस्तान को चाहिए था उस पर रिजाइन देता, लेकिन पाकिस्तान वहां जाएगा, ढीठ होकर बैठे रहेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने डिसीजन लिया है। लोगों की उम्मीदों पे डिसीजन नहीं लिया जाता, लोगों की उमंगों पे डिसीजन नहीं लिया जाता। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा, यह भी पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी की फेल्योर है कि सऊदी अरेबिया से 1700 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है और कई और पाकिस्तानी सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से वहाँ से डिपोर्ट होने के लिए तैयार हो चुके हैं, किए जा चुके हैं। दुबई से, जहाँ पे सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा एक कंट्री ऐसा था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लेबर हमारी जाके वहाँ काम करती है, वहाँ के विजिट वीज़े भी बंद और वर्क वीज़े भी बंद। और ये जो वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है, वो कौन फिल कर रहा है? इंडिया फिल कर रहा है। खान साहब, आपने इसके बारे में सोचा है? आपके मीडिया ने भी इसके बारे में नहीं सोचा और दबा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये लोग बेरोजगार होकर वापस आएंगे। आपके पास इसका कोई सलूशन नहीं है, ना आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बारे में कोविड का बहाना किया गया दुबई और दूसरे ममालिक में, लेकिन सिर्फ उन्होंने टर्की, पाकिस्तान, सूडान और कैसे ममालिक के साथ अपने वीज़े बंद किए जिनके साथ उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी अमाजगाह है कोविड के लिए, लेकिन वहां उन्होंने उनके वीज़े बंद नहीं किए। अब आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान के लिए मजीद चैलेंज बढ़ेंगे, लेकिन आपकी इस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। वो इस वजह से कि वहाँ के आर्मी चीफ मनोज नरवाने सऊदी अरेबिया के दौरे पे जा रहे हैं और UAE के दौरे पे जा रहे हैं। मिलिट्री चीफ जो है वो दौरे करने जाते हैं फौजी लिहाज से, फौजी डिसीजन के लिए दिफा के डिसीजन लिए जाते हैं, और ये एक बड़ा उनका दौरा ख़ास अहमियत रखता है। उसके बाद
जय शंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो खलीजी रियासतों में बहरीन और कतर के दौरों पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मजीद सख्तियां आने वाली हैं, लेकिन ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ना पाकिस्तान के सियासतदान, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके बारे में सोच रही है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है नेशनलिज्म के हवाले से। दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके रिजल्ट में आए थे, मोदी साहब उसी के रिजल्ट में आए थे, खान साहब उसी के रिजल्ट में आए थे। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट फेल हुई, वो ज़्यादा लोगों को एनर्जाइज नहीं कर पाए, वो इलेक्शन हार गए। दूसरे हालात इस वक्त खान साहब के हैं। खान साहब की अपनी हद तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उनके पास सारे सियासी यतीम और सारे करप्ट उनके साथ आसपास सियासतदान इकट्ठे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ काम नहीं किया, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी कंफ्यूज है कि खान साहब के साथ क्या किया जाए। खान साहब ने पंजाब में इतने चीफ मिनिस्टर साहब ने इतने चीफ सेक्रेटरी और इतने आईजी पुलिस चेंज किए हैं जिसकी मिसाल हिस्ट्री में मौजूद नहीं है, जो वाज़ेह निशानी है कि गवर्नमेंट उनसे नहीं चल रही और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिजल्ट में कामयाब कौन हुआ है? मोदी साहब हुए हैं। मोदी साहब ने हिंदुस्तान को एक आइडिया दिया कि हिंदुत्व का आइडिया, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, और उसमें वो कामयाब रहे हैं। हिंदू इस वक्त एक परचम के नीचे इकट्ठे हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे अमेरिका हो। यहां पे जो बाइडेन साहब इलेक्शन हुआ, उनकी ट्रांजिशन टीम में काफी इंडियंस के नाम आगे आए, जिनमें से 7-8 को तो मैं फिंगर टिप्स पे गिन सकता हूं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं है। उसके बाद एक मुसलमान उनके नाम आया था, उसका फारूक मेहता, लेकिन वो भी इंडियन अपने खाते में गिन रहे हैं क्योंकि ही इज एन इंडियन मुस्लिम। ये हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत है। दोनों पार्टियों पे, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टियों पे इंडियंस, अमेरिकन्स उनको टेक ओवर कर चुके हैं और उनके कैबिनेट में भी नाम आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम जो इस वक्त बाइडेन साहब की इकोनॉमिक टीम का हिस्सा होगा, उनका नाम है नीरा टंडन। और दर हकीकत अगर सोचा जाए, यहाँ पे ये भी लोग सोच रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन साहब अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव रोल अदा नहीं कर सकेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगी कमला हैरिस, जो कि जिनकी वालदा इंडिया से थी। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका के सारा जो है वो झुकाव इंडिया की तरफ होगा, और पहले भी उनके साथ था, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में चेंजेस आएंगी, मज़ीद उनके गूढ़े रिलेशनशिप बनेंगे। हाँ, इस वक्त मज़ीद चेंजेस ये आएंगे कि चाइना से रिलेशनशिप भी ठीक करेंगे, वो सऊदी अरेबिया में भी चेंजेस चाहेंगे, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की चेंज होगी। अब यहाँ पे मैं और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी, जिसमें पहले बिलावल साहब, जो कि मैं समझता हूँ बच्चे हैं जिनको ना उर्दू आती है, ना पाकिस्तानी कल्चर का पता है, ना पाकिस्तान का को पता है, कि ना सियासी शऊर है, और उनके पीछे 80-80 साल के बाबे खड़े हो जाते हैं और लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती। लेकिन दूसरी बदकिस्मती ये है कि अब आसफा बीबी को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत में जो उनको रोल कर दे दिया है। सियासतदान, इब्ने सियासतदान, आर्मी जनरल का बेटा भी जनरल, बजाय के नीचे से तरक्की करके जाए। जिस तरीके से नवाज शरीफ को अपनी फैमिली से बाहर कोई सियासतदान नजर नहीं आता, इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी बाहर कोई सियासतदान नजर नहीं आता। और ये सियासतदान कौन है? नवाज शरीफ साहब आज बाहर बैठ के आर्मी के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो खुद आर्मी की पैदावार है। पीपल्स पार्टी कौन है? भुट्टो साहब भी सदर अयूब के बच्चे जमूरे थे। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि और जो आजकल कैबिनेट और जो कुछ भी चल रहा है, सारे परवेज़ मुशर्रफ ने पाले, सारे परवेज़ मुशर्रफ ने तैयार किए हुए सियासतदान, तो ये दरअसल सारे फौज के बनाए हुए इंडिविजुअल हैं। इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कोई इंस्टीट्यूशन फिर भी अभी किसी न किसी अच्छी हालत में, तो फौज है वो। और आपके बनाने वाले अगर आपकी मर्ज़ी के ना हो तो आप उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, अगर आपको वो हुकूमत दे दें तो आप उनके साथ, वो अगर आपको हुकूमत ना दें तो आप उनके ख़िलाफ़।
یہ پاکستان کی سیاست ہے. لیکن پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے کہ وہاں نیشنلزم نہیں ہے, نہ فیتھ ہے نہ نیشنلزم ہے. اب میں فیتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا کہ مولانا خادم رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں نے اس کے بعد مجھے خود یہ احساس تھا کہ میں غمگین تو تھا کہ کس طریقے سے مولانا صاحب, ان کی میں نے جب ہسٹری پڑھی تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ناموس رسالت کے لیے وہ باہر نکلتے تھے. اسی حوالے سے جب میں نے اگلے دن کوشش کی, اور بالخصوص میرے فیس بک پہ بھی میرے کئی دوست دیکھیں گے جو کہ خود اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں, جو اس وقت اگر ناموس رسالت کی بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 16ویں صدی میں ہیں, ہم 100 سال پیچھے ہیں. لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب میں, اسلام میں, اگر آپ ہمارے پیغمبر سے وفا نہیں ہے آپ کی تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. میرا اس چیز پہ ایمان ہے, اور میں خود اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہوں. تو اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک خبر پڑھی کہ ہالینڈ میں, وہاں کے کلچر کا حصہ تھا کہ جب کرسمس مناتے ہیں تو وہاں پہ سینٹا کلاز کے ساتھ ایک فگر اور ہوتا ہے جس کو پیٹھ کہا جاتا ہے. لوگ اپنے چہروں پہ کالے رنگ کا پینٹ لگا کر تو وہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت زیادہ لوگ جو جس طریقے سے یہاں پہ بلکہ بلیک لائف میٹر کے لوگ نکل کے سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ منہ پہ پینٹ لگا کے آنے سے ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. تو میں لبرل سے یہ پوچھوں گا کہ اگر منہ پہ کالا پینٹ لگانے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو جب ہمارے پرافٹ کے خاکے بنائے جاتے ہیں تو ہماری دل آزاری نہیں ہوتی؟ آپ فرسٹ امینڈمنٹ, آزادی حق ارادی, اس کی آڑ میں جو مرضی کرتے جائیں. ہم آپ کو مسلمان جو کہ اس وقت 1.9 بلین ہے پوری دنیا میں, ان کے احساسات کا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو. آپ یہاں پہ فرانس میں جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ چینل لگا کے, ٹی وی لگا کے پولیس کے پیرے میں آپ خاکے دکھاتے ہیں, اس پہ ہماری دل آزاری نہیں ہوتی. میں خاص کر اپنے یہ لبرل دوست جو اپنے آپ کو جو لبرل اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور ہمارے کلچر کے خلاف باتیں کر کے اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ if you are not sensitive about our religion, our prophet, آپ کے پاس آپ کے اوپر نہ صرف اس دنیا میں, آخرت میں بھی لعنتیں پڑتی رہیں گی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کالوں نے ڈکشنری سے این ورڈ کو اڑا دیا ہے کیونکہ ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, بلیک لائف میٹر ہے, وہ کہتے ہیں صرف ہماری زندگیاں دنیا میں مطلب رکھتی ہیں, اور اگر یہاں پہ ہم کالے کسی کی بات کریں تو ان کے جذبات, ان کے خلاف ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو ہمارے پیغمبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا, ہمارے بھی جذبات اتنے ہی سینسیٹیو ہیں جتنے آپ کے, ہمارے ان سے زیادہ ہیں. یہ کلچر کا حصہ ہے, وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو اس کو اتنا لائٹ نہ لیں, خاص کر کہ اگر بلیک لائف میٹر 14% لوگ پورے امریکہ کو ہلا سکتے ہیں, پوری دنیا میں کر سکتے ہیں, تو آپ یہ میسج فرانس میں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ وہاں پہ ریسنٹ خبر ہے کہ 76 مسجدیں بند کی جا رہی ہیں اور کسی مسلمان کے کوئی پریشانی نہیں ہے. آسٹریلیا برقع کو بین کرنے پہ سوچ رہا ہے, ہالینڈ میں برقع بین کیا جا چکا ہے. کس وجہ سے؟ یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے, ہمارے کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے, ہماری کرپٹ گورنمنٹس کی وجہ سے. وہ پاکستان میں تو امریکن سکول دیکھتے ہیں اور امریکہ میں آ کے مذہبی سکول دیکھتے ہیں, یا امریکہ میں آ کے یا ویسٹرن سویلائزیشن میں آ کے آپ اپنے بچے پڑھانے کو سمجھتے ہیں کہ آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, آپ سویلائز ہو جائیں گے. مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے 35 سال ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 35 سالوں میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنا ہمارا مذہب دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہے, ہمارا کلچر سب سے اچھا کلچر ہے, اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ اپنے آپ کو لبرل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کوشش کریں اپنے مذہب کو سیکھنے کے بارے میں, نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, پاکستان سے پیار کرنے کی کوشش کریں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت آپ کے مسلمان بھائیوں کے انڈیا میں کیا حالات ہیں. ہر جگہ پہ ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ, اور جن کے پاس پاکستان ہے
وہ पाकिस्तान को चला के राज़ी नहीं है, वो पाकिस्तान में रह के राज़ी नहीं है, वो पाकिस्तान से प्यार करके राज़ी नहीं है। दूसरी रही बात कश्मीर की, तो आपको आज के हालात में आज़रबाईजान ने एक दुनिया में बहुत बड़ी मिसाल पैदा की है कि अपने इलाके वापस किस तरह लिए जाते हैं। आप खुद सीरियस नहीं है कश्मीर के बारे में, आपको पता ही नहीं है कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आप हर एक को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप सीरियस नहीं हैं। आप करप्शन, आप सिर्फ ये चाहते हैं मी माई सेल्फ एंड माइंड। वी आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल, जो कि हमें बिल्कुल ख़तरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कोविड के हालात क्या हैं। कोविड, आज एक 90 साल खातून को इंग्लैंड में कोविड की वैक्सीनेशन लगा दी गई है, और आज से तकरीबन अब से तकरीबन 30 मिनट पहले डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने भी ये कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि अमेरिका में भी वैक्सीनेशन अब अवेलेबल होगी। मेरे ख्याल में आने वाले इस हफ्ते में वैक्सीनेशन को लगाना शुरू कर दिया जाएगा, और अमेरिका में इसकी निशानदेही की जा रही है कि जून तक सारे अमेरिकन जो है वो वैक्सीनाइज हो जाएंगे। अब देखें कोविड कहाँ तक लेके जाता है, क्या होता है इसके साथ। पाकिस्तान में एक और बात है, अब कोविड के ऊपर भी इस वैक्सीनेशन पे भी करप्शन होगी, जो कि मैं अभी से अंदाज़ा लगा रहा हूँ। क्योंकि हमारे हर चीज़ में, आपके जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, आपकी सारे खुर्दोनोश की अशिया महंगी हो चुकी हैं, आपके लोगों ने आपके मास्क पे पैसे बनाए, हर चीज़ पे पैसे बनाए गए हैं, और आपके सारे इस मदीना की रियासत में हर वो कुछ हो रहा है जो कि एक करप्ट और पस्ती की तरफ जाने वाली सोसाइटी में होता है। तो खुदारा वैक्सीनेशन के ऊपर करप्शन ना कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि गरीबों को और जो बूढ़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन पहले दी जाए, ताकि कोविड से मुकाबला किया जा सके। अब मैं आखिर में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के सियासी हालात कहाँ जा रहे हैं। अमेरिका में जॉर्जिया एक स्टेट है जहाँ पर रन ऑफ इलेक्शन हो रहे हैं। अब रन ऑफ इलेक्शन में मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट करना चाहूँगा। यहाँ पे इलेक्शन जो होता है वो स्टेट मैटर होता है। हर स्टेट अपने इलेक्शन के कवानीन खुद बनाती है। यहाँ पे कई ऐसी स्टेटें हैं जहाँ जब तक कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट नहीं लेता तब तक उसको विनर करार नहीं दिया जाता। जॉर्जिया एक ऐसी स्टेट थी कि इसी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वहाँ पे 2 सेनेट की सीटें थी, वहाँ पे डेमोक्रेट जो कैंडिडेट थे उन्होंने वोट ज़्यादा हासिल किए, लेकिन वाज़े अक्सरियत नहीं थी। इस वक्त सेनेट में 48-50 उसका तनासब है, और अगर ये 2 सीटें जो भी पार्टी जीतेगी वो आगे सेनेट में मेजॉरिटी में चली जाएगी। इस वक्त कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी जीत चुकी है, उनकी डेमोक्रेट पार्टी की अक्सरियत है। वाइट हाउस लग रहा है उन्हीं के पास जाएगा। अगर सेनेट भी उनके पास जाएगा तो उनके पास एक ग्रीन सिग्नल होगा, अपनी सारी फुल पावर को एक्सरसाइज कर सकें और मुल्क को जल्दी से जल्दी सोशलिज्म की तरफ लेकर जा सकें वो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।